हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 और हमने पढ़ा था लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में, इसके अलावा एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। आज हम करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अर्थक्वेक एक एंडोजेनिक फोर्स है। एंडोजेनिक फोर्स यानी कि एंडो का मतलब होता है इनसाइड। जो भी फोर्सेस अर्थ के अंदर से निकलती हैं या जो अर्थ के अंदर से क्रिएट होती हैं वो होती हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। तो अर्थक्वेक एक एंडोजेनिक फोर्स है। किस तरह से वो क्रिएट होता है, कहाँ से उसका ओरिजिन होता है और क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। An earthquake is a sudden violent shaking of the ground caused by movement within the earth crust. Earthquakes are mainly caused due to the movement of earth's plates, but they can also happen due to volcanic eruption, faulting, landslide, etc. Minor earthquakes can also occur due to human activities like drilling, blasting, building dams, bomb explosion, etc. Earthquake can occur just beneath the earth surface to about 700 km below the surface. The place of origin of an earthquake under the earth's surface is called the focus of an earthquake. From the focus of the earthquake, waves travel in all directions just like ripples caused in pond when a stone is thrown into it. The vibration are called seismic waves. The point of the surface of the earth vertically above the focus which suffer maximum damage during an earthquake is called the epicenter of an earthquake. The strength of the earthquake weakens away from the epicenter. So इसमें हमने पढ़ा है अभी यही बताया गया है कि जो अर्थक्वेक है, सबसे पहले जानेंगे कि अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमारे पास लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। मान लो ये 2 प्लेट्स हैं, अभी किसके ऊपर टिकी हुई हैं? ये ज़मीन के ऊपर तो है नहीं, ये नीचे क्या है, मोल्टन मैग्मा होता है सारा। ये मोल्टन मैग्मा के ऊपर जो है ये प्लेट्स बनी हुई हैं। अब ये प्लेट्स जब मोल्टन मैग्मा हिलता है, शेक करता है, थोड़ी वाइब्रेशन होती है मैग्मा में, या फिर जो मैग्मा के नीचे जितना भी सरफेस एरिया है वो मैग्मा जो है वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है, और या फिर मैग्मा जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। मान लो इधर शिफ्ट होता है या इधर शिफ्ट होता है, या फिर मैग्मा के अंदर ही कोई वाइब्रेशन होती है, तो उसके कारण ये जो प्लेट्स हैं ये क्या होती हैं, ये भी शेक करती हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो शेकिंग होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थक्वेक। शेकिंग के कारण जो हमारी अर्थ है वो हिलती है और उसको हम नाम देते हैं अर्थक्वेक। इन सब के अलावा जो अर्थक्वेक है उसके और भी कारण होते हैं। अर्थक्वेक के कारण क्या होते हैं? अगर हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होते हैं। ड्रिलिंग हो गई, इसके अलावा ब्लास्टिंग हो गई। जब हम ब्लास्ट होता है, किसी के द्वारा ब्लास्ट किया जाता है, तब भी जो है ये अर्थक्वेक के कारण बढ़ जाते हैं। जब डैम्स बिल्ड किए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, उसके कारण भी अर्थक्वेक आ जाता है। और कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन होती है तो उसके कारण भी अर्थक्वेक हो सकते हैं। लेकिन इनका जो इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता इन सब चीज़ों का, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इनका इफेक्ट बहुत कम रहता है। बहुत माइनर से जो अर्थक्वेक हैं वो इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन जो मेजर अर्थक्वेक है जिससे डिस्ट्रैक्शन होती है और बहुत सा नुकसान होता है, वो किसके कारण होता है? जब ये जो हमारी प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, इनमें कोई मूवमेंट होती है, तब जो है अर्थक्वेक के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अब हम इसमें 2-4 चीज़ें पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी। आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में क्या है कि जहाँ से अर्थक्वेक आता है, स्टार्ट होता है, या जहाँ से ओरिजिनेट होता है ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं इसको हम? फोकस, जहाँ से अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से बिल्कुल ऊपर क्या होता है? इसका एपिसेंटर। इसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। फोकस के बिल्कुल ऊपर 3D फिगर इमेजिन करो, और बिल्कुल ऊपर जो चीज़ होती है उसे बोलेंगे हम एपिसेंटर। ठीक है। अब तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे सेस्मिक वेव्स के बारे में। सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं? अभी अर्थक्वेक आया, इसका मतलब ये तो नहीं कि अर्थक्वेक
सिर्फ एपिसेंटर में ही आएगा कि अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट हुआ उसके ऊपर जो जगह है सिर्फ वहीं पे अर्थक्वेक का इफेक्ट होगा। अब ये अर्थक्वेक लगातार जब फैलता है, ये इधर ऐसे 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 फैलेगा, जिस भी तरीके, जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी जैसे चारों तरफ से रिपल्स नहीं बन जाते, वैसे ही अर्थक्वेक भी इसी तरीके से फैलता रहता है। अब ये जो फैल रहा है, ये जो वेव्स आप देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स बोला जाता है इन्हें। और अर्थ सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन है, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो नुकसान होता है, वो कौन से एरिया में होता है? आप खुद सोच सकते हो कि जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है उसके ऊपर वाले एरिया पे, ये जितना भी एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है एपिसेंटर में। और सबसे कम नुकसान कहाँ होता है? जो कि सेस्मिक वेव्स हैं, आसपास के जहाँ तक वाइब्रेशन फील हुई है वहाँ पर कम नुकसान होता है। और जितनी भी स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है एपिसेंटर में। अब जैसे आप सुनते हो कि मान लो मिज़ोरम में कोई अर्थक्वेक आया तो उसके जो झटके हैं वो पूरे इंडिया में महसूस हुए, लेकिन जो नुकसान है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे होता है? मिज़ोरम में। तो यही इनका एक कॉन्सेप्ट होता है। The next is, there are mainly two types of earthquake waves, namely body waves and surface waves. अब जो सेस्मिक वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था, सेस्मिक वेव्स क्या थी कि जितना भी ये एरिया है, जितना भी एरिया ये ट्रैवल करती हैं, जहाँ तक भी अर्थक्वेक की वाइब्रेशन फील होती है वो होती हैं सेस्मिक वेव्स। तो अब सेस्मिक वेव्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो है बॉडी वेव्स एंड द सेकेंड वन इज सरफेस वेव्स। बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। अब बॉडी वेव और सरफेस वेव क्या क्या होती हैं? तो जो बॉडी वेव होती हैं वो आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये एक बेड है, एक रूम है, रूम के अंदर कुछ भी सामान है, बेड है, एक टेबल है, तो ये जो सामान है जब ये अपनी जगह चेंज करता है, अर्थक्वेक आता है तो ये हिलता है ना। तो जब इसमें जो भी शेकिंग होती है, वाइब्रेशन होती है इन चीज़ों में, या पूरे घर में हुई या पूरे रूम में हुई, तो वो क्या कहलाएंगी हमारी? उनको हम बोलेंगे बॉडी वेव्स। दीज आर बॉडी वेव्स। और जो भी, अब मान लो एक ये लैंडस्केप एरिया है, पहाड़ हैं, कुछ पहाड़ हैं और नीचे ये सारा एरिया जो है ये लैंडस्केप है, तो ये जब इनमें वाइब्रेशन होती है, सरफेस के अंदर वाइब्रेशन होती है, अर्थ का जो सरफेस है इसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है, जो ये ज़मीन है ये अपनी जगह से हिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। सरफेस वेव, नाम से पता चल रहा है कि सरफेस पे, जो कि ज़मीन पे होती हैं जो वेव्स, उनको बोलते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है। दे आर सिमिलर टू वाटर वेव्स and travel slower than the body waves. Surface waves are most destructive type of seismic waves. अब क्या होती हैं? जो ये सरफेस वेव्स होती हैं ये वाटर वेव्स की तरह होती हैं, जैसे कि पानी की लहरें मूव करती हैं, ऐसे ही जब ज़मीन भी अर्थक्वेक के आने पर, भूकंप के आने पर हिलती है तो वो होता है सरफेस वेव्स। इनकी जो डिस्ट्रक्शन है, यानी कि इनसे जो नुकसान है वो ज़्यादा होता है, बॉडी वेव से इतना नुकसान नहीं होता। बॉडी वेव में क्या है कि एक इंसान है, जब भूकंप आता है वो अपनी जगह से हिल रहा है, उसकी बॉडी हिल रही है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो होती है बॉडी वेव्स। और जो ये सरफेस वेव होती हैं इससे नुकसान ज़्यादा होता है, जैसे कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड आ गई, जो भूस्खलन होती है, पत्थर गिर रहे हैं, तो इससे जो नुकसान है वो भी ज़्यादा होता है। ओके, सो दिस इज़ द डायग्राम। इस होप आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने पहले आपको समझाया है उसी तरह से समझाया गया है कि ये जो है ये फोकस बताया है इन्होंने, और ये इनकी सरफेस वेव्स हो गई, ये जितने भी सर्कल जहाँ तक भी वाइब्रेशन फील्स हो रही हैं। एपिसेंटर हो गया कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा झटके महसूस किए गए, सबसे हाई एल्टीट्यूड के झटके महसूस किए गए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरिंग अर्थक्वेक्स। अब मेजरिंग अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक कि क्या क्या कैसे मेजर किया जा सकता है, इसका साइज़ क्या होता है, स्केल कौन सा होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो सब हम मेजरिंग अर्थक्वेक में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी देम आर नोन एज सेस्मोलॉजिस्ट। अब अर्थक्वेक की स्टडी को क्या बोला जाता है? अर्थक्वेक की स्टडी को बोला जाता है सेस्मोलॉजी। इसके बारे में जो भी पढ़ाई होती है या जो भी इसके बारे में जो भी जानकारी निकाली जाती है उसको हम बोलते हैं सेस्मोलॉजी। और जो साइंटिस्ट होते हैं जो इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसको पूरा देखते हैं, समझते हैं अच्छे से, उनको बोला जाता है सेस्मोलॉजिस्ट। ओके,
A seismograph or seismometer is an instrument used to detect and measure the vibration produced by earthquake. John Milne was the English seismologist and geologist who invented the first modern seismograph, horizontal pendulum seismograph in 1880. अब इसको मेजर करने के लिए एक चीज़ होती है, अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशंस हैं, भूकंप की जो भी वाइब्रेशंस फील होती हैं उसको मेजर किया जाता है। आपने देखा होगा न्यूज़ में आता है कि 7.8 के झटके महसूस किए गए, तो वो उन्हें कैसे पता चलता है कि इतने पॉइंट के झटके थे या इतने के नहीं थे। तो उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे क्या बोला जाता है, सेस्मोग्राफ। क्या बोला जाता है, सेस्मोग्राफ, दैट इज नोन एज सेस्मोग्राफ। ओके, और सेस्मोग्राफ भी बोला जाता है, साथ साथ उसे सेस्मोमीटर भी बोला जाता है उसकी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए। और ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, सेस्मोग्राफ को इन्वेंट करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था जॉन माइले। जॉन माइले ये एक इंग्लिश सेस्मोलॉजिस्ट थे। सेस्मोलॉजिस्ट कौन होता है, जो अर्थक्वेक की स्टडी करता है। ये एक इंग्लिश सेस्मोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहला सेस्मोग्राफ जो है वो 1880 में इन्वेंट किया था और उसका नाम क्या था, हॉरिजॉन्टल पेंडुलम सेस्मोग्राफ। ओके, the strength of an earthquake is usually measured on one of the two scales, the Mercalli scale and the Richter scale. अब इनके अर्थक्वेक के झटकों को मेजर करने के लिए दो तरह के स्केल यूज़ किए जाते हैं। जो पहला स्केल है वो कौन सा है, मेरिकली, जो कि मेरिकली के द्वारा दिया गया था, और दूसरा है रिचर्स स्केल। The magnitude size of the most of the earthquake is measured on the Richter scale invented by Charles F. Richter in 1935. The scale has a range from less than 1 to 10 from massive earthquake measured 6 and above on Richter scale causes widespread destruction. अब जितने भी अर्थक्वेक हैं जिनकी मेजरमेंट जो है, जो माइनर अर्थक्वेक होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, यानी कि जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, वो मेजर किए जाते हैं रिचर स्केल के द्वारा। रिचर स्केल को किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स ई रिचर ने इसे इन्वेंट किया था 1935 में। ये जो स्केल होता है ये कैसा होता है, इसमें जो मेजरमेंट है, जो वाइब्रेशन है अर्थक्वेक की, जितने भी झटके महसूस हुए हैं वो कितनी ज़ोर से महसूस किए गए हैं, वो 1 से 10 के बीच में मेज़र किया जाता है। 1 to 10 के बीच में उसे रेटिंग दी जाती है, जो कि बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक होते हैं। और जितने अर्थक्वेक की रेटिंग जो है, मेजरिंग जो है वो 6 या 6 से ज़्यादा होती है, वो जो अर्थक्वेक होते हैं उनका, वो जो भूकंप होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की भावना जो है वो होती है। इसके अलावा क्या है, द Mercalli scale invented by Giuseppe Mercalli in 1902 measures the intensity, that is the observed effect of an earthquake. The scale was improved in 1931 and is now known as the modified Mercalli scale. The scale uses the observation of the people who experience the earthquake to estimate its intensity. Therefore, it is not considered as scientific as the Richter scale. अब ये जो दूसरा स्केल है, दूसरा स्केल कौन सा था, द Mercalli स्केल, ये किसने इन्वेंट किया था, ग्यूसेपे Mercalli ने किया था 1902 में। अब ये जो स्केल है ये इंटेंसिटी मेजर करने के काम आता है, इंटेंसिटी मापने के काम। इंटेंसिटी क्या हुई कि इस भूकंप के क्या क्या कारण रहे, या फिर क्या क्या इससे नुकसान हुआ, या फिर इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, इस भूकंप का क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ हर जगह, उस वो किससे मापा जाता है, Mercalli स्केल से मापा जाता है। और इसको जो है 1931 में दोबारा से इम्प्रूव किया गया था और इसका एक नया वर्जन आया था स्केल का, जिसको कहते हैं मॉडिफाइड Mercalli स्केल्स। ये लोगों से पूछताछ की जाती है, एक तरह की सर्वे की जाती है स्केल से, और फिर ये बताया जाता है कि किस तरह का नुकसान जो है इस पर्टिकुलर जगह पे भूकंप के कारण हुआ है।